हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वैली। सो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 11 क्या होता है और कैसे इस ऑब्जेक्शन को अवॉइड किया जाए, या फिर अगर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अंदर सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आ चुका है तो किन पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना चाहिए अपने रिप्लाई की ड्राफ्टिंग के अंदर, जिससे कि आपके ट्रेडमार्क के एक्सेप्टेंस के चांस बढ़ सकें। सो आइए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब भी आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है तो वो अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर रेज किया जाता है। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो आपको एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेजता है फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क से आपको एक लेटर आता है थ्रू मेल और थ्रू ईमेल। उसके बाद आपके एप्लीकेंट का नाम दिखता है। उसके बाद इसके अंदर सबसे नीचे आप देखेंगे तो एक लाइन लिखी होती है, द एप्लीकेशन इज लायबल टू बी रिफ्यूज्ड। इस लाइन से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो रजिस्ट्रार है उसको एक डाउट रेज हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो किसी और अर्लियर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या फिर कोई अर्लियर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के साथ सिमिलर है। तो इस वजह से सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन रेज कर देता है। उसको एक बस डाउट होता है जिसकी क्लैरिफिकेशन आपने अपने रिप्लाई से देनी होती है। सो आइए नेक्स्ट स्टेप। तो आइए अपनी स्लाइड में हम चेक करते हैं कि एज पर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 सेक्शन 11 है क्या। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि देखिए आपका सेक्शन 11 है क्या। सेक्शन 11 की हेडिंग होती है रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपका पहला पॉइंट है सब सेक्शन 1, जिसके बेस पे आपका ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। सब सेक्शन 1 के अंदर दो पार्ट होते हैं, आपका ए पार्ट होता है और बी पार्ट होता है। बी पार्ट के अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ए पार्ट को समझे कि वो है क्या। इसमें बोलता है ट्रेडमार्क मतलब आपका ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड, उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा अगर उसके अंदर जो उसकी आइडेंटिटी है वो किसी अर्लियर ट्रेडमार्क के साथ आइडेंटिकल है, या फिर जो आपके गुड्स हैं, मतलब इन एडिशन आपने जो गुड्स या सर्विस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है जो आपका ट्रेडमार्क कवर कर रहा है वो सिमिलर है किसी अर्लियर ट्रेडमार्क के साथ में। अगर वो अर्लियर ट्रेडमार्क के साथ में सिमिलर है या आइडेंटिकल है आपका ट्रेडमार्क या उसकी गुड्स या सर्विस, तो भी आपको सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आ जाएगा। मतलब आपका ट्रेडमार्क, उसकी आइडेंटिटी प्लस जो आपने उस ट्रेडमार्क के साथ में गुड्स एंड सर्विस दे रखे हैं, अगर वो आइडेंटिकल निकले या सिमिलर निकले तो आपको सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आ जाएगा। अब सेक्शन 11(1)(b) के अंदर बोला जाता है कि आपका ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड अगर उसके अंदर मिलती है सिमिलैरिटी, अगर उसके अंदर मिलेगी सिमिलैरिटी टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क, प्लस इसके साथ में ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि जो आपने गुड्स एंड सर्विस दे रखे हैं वो भी उनकी जो आइडेंटिटी है या उनकी जो सिमिलैरिटी है, अगर वो आइडेंटिटी वाइज भी सेम है या फिर उनके डिस्क्रिप्शन में भी कुछ सिमिलैरिटी मिल गई, मतलब कि उन्होंने 4 आइटम दे रखे हैं और आपने 2 आइटम दे रखे हैं पर वो दोनों उनसे सिमिलर हैं एंड आइडेंटिकल हैं उस अर्लियर रजिस्टर्ड मार्क के अंदर या फिर पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन मार्क के अंदर, एंड उसकी वजह से एक लाइक्लीहुड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है पब्लिक के बीच में, या फिर पब्लिक उसको उस अर्लियर ट्रेडमार्क के साथ में या फिर पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ट्रेडमार्क के साथ में एसोसिएशन दे दे, पब्लिक ये सोच ले, तो भी आपको सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन रेज कर दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मान के चलिए हमने सेक्शन 11 को समझ तो लिया, उसके अंदर हमारा एक पॉइंट पेंडिंग है, वो है सेक्शन 12 का, जिसको हम इस वाली स्लाइड में समझेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि कैसे जब हम अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं तो किन पॉइंट्स को कंसीडर करें जिससे कि आपका ऑब्जेक्शन सेक्शन 11 के अंदर आने के चांसेस कम हो जाए। अब देखिए इस एग्जांपल को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रेडमार्क अप्लाई करा डाटली के नाम से, और ट्रेडमार्क के अंदर जो था एक डाटिया रजिस्टर्ड था, डाटी भी रजिस्टर्ड था, एंड डाटी शॉप जो था वो अंडर प्रोसेस था। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसने आपकी बेसिकली इसके एक प्रीफिक्स को कवर किया, उसको इसके साथ मैच कर दिया, इसके साथ भी देखा तो ये भी मैच आ रहा था, इसके साथ देखा तो इसके साथ भी मैच आया। तो उसने क्या करा, हमारी गलती क्या रहेगी कि हमने डाटली दे दिया, हमने सोचा कि डाटियर एक अलग आइडेंटिटी है, डाटी सिमिलर है पर आइडेंटिटी अलग है, एंड डाटी शॉप तो बिल्कुल ही अलग है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इस वर्ड की जो कन्फिग्रेशन है वो अलग है और इनकी कन्फिग्रेशन अलग है। हमें इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे सेक्शन 11 के ऑब्जेक्शन आने के चांस कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। सेकंड चीज को हम देखते हैं, मान के चलिए कि हमने ट्रेडमार्क में सिर्फ ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल अप्लाई कर दिया, उसके बाद मान के चलिए हमने इस साइन को दे दिया या सिंबल को दे दिया। अब ये जो साइन सिंबल है ये आइडेंटिकल भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है। किसके साथ, मान लीजिए किसी बंदे ने एक्सक्लेमेशन वर्ड फॉर्म में अप्लाई कर दिया तो वो भी इसके साथ आइडेंटिकल मान लिया जाएगा या सिमिलर मान लिया जाएगा। या फिर मान लीजिए किसी बंदे ने डिवाइस मार्क अप्लाई किया एंड उस डिवाइस मार्क के अंदर जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर एक्सक्लेमेशन को उसने स्पेस के साथ में, मतलब ये स्पेस दे दिया एंड ये स्पेस देके अप्लाई कर दिया, तो बेसिकली एक नया वर्ड बना दिया, बट उसको जब पढ़ा जाए देखा जाए तो एक्सक्लेमेशन बन रहा है, तो भी आपका सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आ सकता है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया अमेजिंग, AMAZING, अब ये आइडेंटिकल भी हो सकता है एंड सिमिलर भी हो सकता है। किसके साथ, अमेजिंग के साथ, जिसके अंदर सिर्फ Z एंड J का फर्क है, या फिर अमेजिंग के साथ, इसमें प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, पर ये दोनों आपस में आइडेंटिकल भी है एंड सिमिलर भी है। इस वजह से भी आपका सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आ सकता है। सो मैं ये समझता हूं कि अगर आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करें, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन हट जाएगा या इसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो आइए अब हम एक अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें कि भाई साहब ये सेक्शन 11 में इसका जिक्र क्यों था। तो इसमें देखिए सेक्शन 12 कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकती है इन केस ऑफ ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूज। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, अगर आपका ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज है, अब ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज का मतलब, ऑनेस्ट का मतलब सच, कॉन्करेंट यूज का मतलब है लगातार, अगर आपका सच में लगातार यूज है ट्रेडमार्क का इन मार्केट, इन पब्लिक, इन परचेजिंग पब्लिक, या फिर कोई अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो कि इन ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार उसको ये सही ठहरा दें, तो रजिस्ट्रार चाहे तो आपको रजिस्ट्रेशन परमिट कर सकता है एक से ज्यादा एप्लीकेंट को सेम नाम की।
तो ये सेक्शन 12 कहता है कि अगर आपका ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज है तो रजिस्ट्रार चाहे तो एक से ज्यादा एप्लीकेंट को भी रजिस्ट्रेशन की परमिशन ग्रांट कर सकता है। सो देखिए, ट्रेडमार्क्स विच आर आइडेंटिकल और सिमिलर विद वेदर एनी सच ट्रेडमार्क इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम और सिमिलर गुड्स और सर्विसेज सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस इफ एनी एज अ रजिस्ट्रार में थिंक फिट टू इंपोज। मतलब रजिस्ट्रार आपको कुछ कंडीशन या लिमिटेशन के साथ में चाहे तो एक से ज्यादा एप्लीकेंट को परमिशन दे सकता है रजिस्ट्रेशन की। अब आइए हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन को अंडर सेक्शन 11, इस चीज को आज हम डिस्कस करते हैं। हमने आज डिस्कस करना है कि अंडर सेक्शन 11 कैसे हम अपना ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन अवॉइड कर सकते हैं। सो इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम एनालाइज करते हैं। अब देखिए, जब भी आप अपने नाम की सिलेक्शन करेंगे अपने ट्रेडमार्क के लिए, चाहे वो वर्ड मार्क हो या फिर वो डिवाइस मार्क हो, आप हमेशा ट्राई कीजिएगा उसको इंस्पेक्ट करना। मतलब अपने ट्रेडमार्क के नाम को एक जगह लिख लीजिए और उसको एनालाइज करना शुरू कर दीजिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। अब वो डिफरेंट एंगल क्या हो सकता है? आपका प्रीफिक्स हो सकता है, आपका सफिक्स हो सकता है, या प्लेगैरिज्म हो सकता है। प्लेगैरिज्म का मतलब होता है कि आपने कॉपी पेस्ट वाला काम किया। तो आइए इसके अंदर आप एनालाइज कर सकते हो। देखिए, अब इसके अंदर डाटली था, तो डाटली का प्रीफिक्स क्या बना? डाट। इसमें सब में देखिए डाट बना, डाट बना, डाट बना, तो ये प्रीफिक्स है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप चाहो तो एनालाइज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट है, ट्रेडमार्क शुड नॉट बी अ मिसस्पेलिंग ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड मार्क। मान लीजिए आपने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करा दिया अमेजिंग के नाम से और आपने उसकी मिसस्पेलिंग करके अमेजिंग लिख दिया। वैसे भी ये तो गलत बात है ना, तो आपका सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आ सकता है। आप इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब ट्रेडमार्क की जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए टू द मार्क अप्लाइड फॉर। मतलब जो आपने मार्क अप्लाई किया उससे यूनिक होनी चाहिए। अगर मान के चलिए अगर आप सेम ही ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं थोड़े से वेरिएशन के साथ में, तो अपने गुड्स की डिस्क्रिप्शन को मतलब अलग से प्रेजेंट कीजिए ताकि सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आने के चांसेस कम हो जाए। और जो आपकी गुड डिस्क्रिप्शन है वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल भी नहीं होनी चाहिए किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड मार्क के साथ या पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन मार्क के साथ। अब लास्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है कि ट्रेडमार्क या फिर उसकी जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें प्लस पॉइंट की तरह पढ़ना पड़ेगा। एक की भी एब्सेंस इस पॉइंट को नलिफाई कर लेगी। तो देखिए, ट्रेडमार्क प्लस उसकी गुड्स की डिस्क्रिप्शन है वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए टू रजिस्टर्ड मार्क और मार्क पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जो इस पॉइंट के साथ हम क्लब करके पढ़ सकते हैं। ये दोनों पॉइंट सेम में आ जाते हैं। तो अब आ जाइए देखते हैं कि अगर आपका ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन सेक्शन 11 में आ ही गया है तो अब हमें रिप्लाई देना पड़ेगा। रिप्लाई देने का रीजन ये है कि आपकी एप्लीकेशन एक्टिव रहेगी। तो उस रिप्लाई के अंदर हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है उसको हम देखते हैं। देखिए, जो आपका रिप्लाई है ना वो फोकस होना चाहिए आपके ट्रेडमार्क की, क्या आपकी यूनिकनेस के ऊपर। आपका ट्रेडमार्क कितना यूनिक है। अगर मान लीजिए आपके ट्रेडमार्क को किसी और मार्क के साथ किसी ने कंपेयर कर दिया तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आपका ट्रेडमार्क यूनिक है। यूनिक है, उसके बाद वो डिस्टिंक्टिव है, किस तरीके से अलग है उन लोगों से। यूनिकनेस और डिस्टिंक्टिवनेस के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। यूनिकनेस मतलब वो अपने आप में अकेला है, डिस्टिंक्टिवनेस मतलब कि उसकी यूजेज की वजह से वो अकेला हो गया, ठीक है, या उसकी क्वालिटीज की वजह से वो अकेला हो गया। अब देखिए, फिर आपको फोकस करना है डिसिमिलैरिटीज के ऊपर। जो मान के चलिए जिस मार्क को आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में लिखा गया है उस मार्क का प्लस जो आपका ट्रेडमार्क है, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उस चीज को आपको फोकस करना है। जैसे कि आपका ट्रेडमार्क का फॉर्मेशन, मान लीजिए आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया डाटली और आपके साथ में लिख दिया डाटिया, तो उन दोनों के बीच में फर्क क्या है? आपका डाट ली है, एल वाई एक एडिशनल वर्ड डाला गया है, डाटिया के अंदर आई ई आर है जो कि एक अलग वर्ड है, एंड इन दोनों की वजह से दोनों ट्रेडमार्क को एक डिफरेंट आइडेंटिटी मिल जाती है। प्लस डाटली के अंदर आपने मान लीजिए 3 आइटम्स दी हैं गुड्स डिस्क्रिप्शन में और डाटिया के अंदर कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी बन जाता है। अब देखिए, उसके बाद हमने यहाँ डिस्कस किया था सेक्शन 12 के रिगार्डिंग जो ऑनेस्ट एंड कॉन्ग्रुएंट यूज है सेक्शन 12, तो उसके अंदर क्या दिया गया? आपको एविडेंसेस देने पड़ेंगे अपने ऑनेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ मार्क के। तो भी रजिस्ट्रार उस केस के अंदर कंसीडर कर सकता है आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्टेंस का देना या फिर कुछ लिमिटेशन या कंडीशंस के साथ एक्सेप्टेंस दे देना रजिस्ट्रेशन के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अलग से रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि सर मेरा मार्क यूनिक है एंड काइंडली आप उसको एक्सेप्टेंस दे दीजिए। अब अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन रह गई है या मन में कोई क्वेरी डाउट रह गया तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन दिए गए डिटेल्स के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।